हेलो एंड वेलकम टू एकेडमिक मंत्रा। हमारा आज का लेक्चर होने वाला है क्लास 10th साइंस के बायोलॉजी सेक्शन के चैप्टर हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन के ऊपर। आप सबको पता है कि चैप्टर 6 नंबर का आपके बोर्ड्स में आने वाला है। वन शॉर्ट लेक्चर के अंदर हम इस चैप्टर को ख़त्म करेंगे। बहुत आसान चैप्टर है, छोटा चैप्टर है, इजीली स्कोरिंग है और एक क्वेश्चन यहाँ से पक्का पक्का 5 नंबर का आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर स्टार्टिंग विद द वेरी बेसिक्स, दैट इज के अक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशन। देखो चैप्टर का नाम ही है हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन, यानी कि हेरिडिटी का मतलब क्या होता है, जो हमारे पेरेंट्स से जो हमें ट्रेट्स मिलते हैं उसको हेरिडिटी बोलते हैं। बोला जाता है ना कि ये हेरिडिटरी है, हमारी हाइट हेरिडिटरी है, हमारा स्किन कलर हेरिडिटरी है, या जैसे किसी के फैमिली में सबकी नाक छोटी होती है तो ये हेरिडिटरी है, कुछ भी हो सकता है। तो किस तरीके से हेरिडिटी जो है उसके थ्रू पास ऑन होती हैं स्पेसिफिक ट्रेट्स किसी एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन के अंदर। तो देखो प्रोसेस शुरू कैसे होता है और तरीका क्या है। सबसे पहले हमारे पास होगी एक स्पीशीज, है ना, कोई भी एक स्पीशी मान लो, हम होमोसेपियंस ह्यूमंस ले लो, आंट्स ले ली, फ्लाइज ले लिए, डॉग कैट कुछ भी ले लिया, कोई एक स्पीशी उठाई। अब ये स्पीशी क्या करेगी, ये स्पीशी करेगी रिप्रोड्यूस। ये देखो ये करेगी रिप्रोड्यूस। रिप्रोडक्शन के अंदर क्या होता है, रिप्रोडक्शन के अंदर होगी डीएनए कॉपीइंग। डीएनए कॉपी होता है क्योंकि डीएनए ही तो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग के अंदर जाएगा, उसी के थ्रू ऑफस्प्रिंग के अंदर वो सारे कैरेक्टरिस्टिक ट्रेट्स देखने को मिलेंगे। तो रिप्रोडक्शन का मतलब है डीएनए कॉपी होना, ठीक है। डीएनए कॉपी होकर ये जो स्पीशी है ये अपना गैमीट बनाएगी। कहने का मतलब मान लो कि अगर ये स्पीशी हेन है, अगर ये स्पीशी मुर्गी है तो ये गैमीट के नाम पे अपना एग बनाएगी। इस एग के अंदर क्या है, ये डीएनए है जो कॉपी करा है। समझ आया? स्पीशी ने क्या करा, स्पीशी ने अपना डीएनए कॉपी करा, उसका गैमीट बनाया और इसके बाद फाइनली क्या हो जाएगी, गैमीट फर्टिलाइज हो जाएगा, यानी कि जो दो गैमीट हैं मेल और फीमेल आपस में मिल जाएंगे। अब देखो एक जो मान लेते हैं, अभी हेन को ज़रा भूल जाओ और फोकस रखो सिर्फ एग पर, ठीक है। मान लेते हैं एक ये जो था ये फीमेल था, एक और हम ले लेंगे वो मेल होगा। दोनों के अपने अपने अलग होंगे, है ना, जिनको हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन में मान लो स्पर्म और ओवम बोल लेते हैं। तो मान लेते हैं, चलो ठीक है, कि फीमेल जो था ये ओवम हो गया और मेल जो था ये स्पर्म हो गया। अब क्या होगा, अब इनकी फर्टिलाइजेशन होगी। मान लेते हैं कि ओवम में जो हाइट का कैरेक्टरिस्टिक था, मान लो कि फीमेल में हाइट जो है लंबी थी और मेल जो है उसमें जो कैरेक्टरिस्टिक हाइट का था वो डॉर्फ था, वो छोटा था। तो अब देखने वाली बात ये होगी कि जो बच्चा होगा वो टॉल पैदा हो जाएगा, वो छोटा सा पैदा हो जाएगा, या उसकी हाइट एवरेज रहेगी, ना ही ज़्यादा लंबा ना ही ज़्यादा छोटा। तो कौन डिसाइड करेगा, दोनों करने वाले हैं, है ना। फीमेल गैमीट यानी कि मदर भी डिसाइड करेगी और मेल यानी कि फादर भी डिसाइड करेगा, ठीक है। अब वो वेरिएशन जो है, ये वेरिएशन इसी के ऊपर ये पेज है, ये ऑफ स्प्रिंग में देखने को मिलती है बच्चे के अंदर, कि बच्चे में क्या चीज़ मम्मी पे है, क्या चीज़ पापा पे। देखते हैं ना छोटा सा बच्चा पैदा होता है, अरे ये तो बिल्कुल अपनी माँ पे गया है, ये तो बाप पे गया है, कभी कभी दादी बुआ पे भी चले जाते हैं। तो ये कैसे चले गए, ऐसे चले गए कि मान लो कि आपकी दादी थी, ये आपकी ग्रैंड मदर है, ठीक है। अब इनके 4 बच्चे हैं, 3 मान लो, ये 3 है आपके पापा हैं, उनकी 2 बहनें हैं। तो जो जीन आपके अंदर है वही जीन तो दादी तो एक ही है, तो सेम जीन तीनों के अंदर गई होगी। तो यहाँ पर जो इनका बच्चा पैदा हुआ वो जीन्स जो पापा में नहीं दिखी थी लेकिन थी, वो बुआ वाली यहाँ देखने को मिलेगी। ऐसा नहीं है कि बुआ का कुछ हो गया, वो जीन तो पहले से ही पापा के अंदर थी ना, ऐसे होता है, ठीक है। तो अब हाँ ऑफस्प्रिंग आ गए, ऑफस्प्रिंग में क्या हो गया, वेरिएशन दिख गई कि हाँ अलग अलग हैं। और यही वेरिएशंस लंबे समय तक अगर आती रहेंगी तब जाके एक ऑल टुगेदर न्यू स्पीशी बन जाती है, बिल्कुल ही नई स्पीशी बन जाती है, ठीक है। पुरानी स्पीशी से एक नई स्पीशी। अब इसमें हो क्या रहा है, जैसे मान लो एग्जाम्पल लेते हैं, एक बैक्टीरिया का ले लेते हैं। एक बैक्टीरिया था, ठीक है, उसने क्या करा, उसने डीएनए कॉपी करा, उसकी फर्टिलाइजेशन हुई, उसके ढेर सारे छोटे छोटे बैक्टीरिया बेबीज ऑफस्प्रिंग्स पैदा हो गए।
अब इनमें से कुछ ऐसे बैक्टीरिया हैं जो कि ठंड में रह सकते हैं और कुछ ऐसे हैं जो ठंड में नहीं रह सकते। अब जो रह सकते हैं वो ठीक हैं, जो नहीं रह सकते यानी कि वो गर्मी में रह रहे हैं, अब इनके बच्चे जो पैदा होंगे वो भी वही होंगे जो गर्मी में रहेंगे, उनके जो होंगे वो भी ऐसे ही होंगे, वो भी ऐसे ही होंगे, और धीरे धीरे करके यहाँ से एक ऐसी स्पीशी बन जाएगी जो कि बहुत हाई टेम्परेचर्स में भी सरवाइव कर पाएगी, बहुत ज़्यादा गर्मी में। लेकिन वहीं जो ये वाले बैक्टीरिया थे जो ठंड में रह सकते थे, वो इस केस में यहाँ पर सरवाइव नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से एक स्पीशी से दूसरी बिल्कुल नई स्पीशी बन गई, जिनके दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स बिल्कुल अलग हैं। एक बहुत ज़्यादा गर्मी में रह सकता है और एक गर्मी में रह ही नहीं सकता। तो ये वेरिएशन होती है जो देखने को मिलती है। अब वेरिएशन भी अलग अलग लेवल पर देखने को मिलती है। सेक्सुअल में अलग दिखती है, एसेक्सुअल में अलग दिखती है। सेक्सुअल में वेरिएशन ज़्यादा है। क्यों है? क्योंकि मम्मी का जैसे हमने देखा था, मान लेते हैं हाइट टॉल है ना, पापा की हाइट छोटी है। मान लो मम्मी का स्किन कलर थोड़ा सा डार्क है, पापा का स्किन कलर डार्क है, पापा का स्किन कलर मान लो लाइट है, स्मॉल डी से लिख रहे हैं क्योंकि डार्क नहीं है तो लाइट है ना, जो भी है मान लो। अब ढेर सारे ट्रेड्स आपस में मिल रहे हैं ना, हो सकता है बड़ा हो सकता है छोटा हो सकता है डार्क हो सकता है फेयर हो, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे कुछ कह नहीं सकते। हो भी सकता है कि डार्क हो और छोटा, हो सकता है लाइट हो और बड़ा हो, कुछ भी 5 6 7 8 कई कई तरीके के कॉम्बिनेशन यहाँ पे निकाल सकते हो। तो ये हुआ सेक्सुअल। वहीं एसेक्सुअल में पेरेंट ही एक है, टॉल है तो टॉल ही होगा क्योंकि एक ही पेरेंट तो इन्वॉल्व है, दूसरा वाला गिट्ठा पेरेंट कहाँ से लाओगे, ला ही नहीं सकते, है ना। तो जो भी कैरेक्टरिस्टिक होगा वो एक पेरेंट के अंदर ही मिलेगा क्योंकि दूसरा पेरेंट एसेक्सुअल में इन्वॉल्व होता ही नहीं है, और इसीलिए ज़्यादा वेरिएशंस एसेक्सुअल में देखने को नहीं मिलेंगी, वेरिएशंस आर फ्यूअर। ठीक है, सेक्सुअल क्यों ज़्यादा वेरिएशंस दिखाता है? क्योंकि क्रॉसिंग ओवर, सेपरेशंस ऑफ क्रोमोसोम, म्यूटेशन, तीनों चीज़ें होती है। क्रॉसिंग ओवर मतलब मेल और फीमेल गैमीट का मिलना, क्रॉस ओवर हो गया। सेपरेशन ऑफ क्रोमोसोम, मम्मी का क्रोमोसोम अलग है, पापा का अलग है, सेपरेशन होगी और ज़्यादा वेरिएशन दिखेगी। म्यूटेशन क्या होती है? म्यूटेशन को आसान भाषा में कह सकते हो एरर। एरर होता है म्यूटेशन का मतलब। कभी कभी कुछ गलती भी हो जाती है डीएनए कॉपी करते टाइम, इसको म्यूटेशन बोलते हैं। और अगर ये म्यूटेशन हो जाती है तो पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर है, पूरी की पूरी जो जीन है उसमें चेंज आ जाता है। ठीक है, एक छोटी सी म्यूटेशन से कई बार नई स्पीशी देखने को मिल जाती है, कई बार ऐसे ट्रेट्स देखने को मिलते हैं जो किसी भी पेरेंट में नहीं होते हैं। और ये क्यों वेरिएशन नहीं दिखाता है एसेक्सुअल? क्योंकि एक ही पेरेंट है, कोई डीएनए कॉपी नहीं हो रही, जो चिटिंग विटिंग में कोई गड़बड़ी हो गई, ढंग से कॉपी नहीं कर पाए, कोई म्यूटेशन के चांसेस बड़े कम है। इनएक्यूरेसीज, गलतियों के चांसेस बहुत कम है, इसीलिए एसेक्सुअल में ज़्यादा वेरिएशन देखने को ही नहीं मिलेगी। ये मान के चलो कि एसेक्सुअल वाले चीटिंग अच्छे से कर लेते हैं और सेक्सुअल वाले चीटिंग अच्छे से कर ही नहीं पा रहे क्योंकि दो दो लोग इन्वॉल्व हो गए ना, तो ढंग से नहीं हो पा रही। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है? हेरिडिटी और ट्रेड्स। ये बस दो शब्द हैं जो समझ लो। हाँ, तो ये दो वर्ड्स हैं, हेरिडिटी और ट्रेड्स। हेरिडिटी क्या है मैंने पहले ही बता दिया था। हेरिडिटी वो प्रोसेस है जिसके थ्रू हमारे पेरेंट्स के अंदर जो भी हरकतें देखने को मिलती हैं, जो भी फिजिकल फीचर्स हैं, जो भी हैबिट्स हैं, वो उतर कर हमारे अंदर भी आती हैं। चाहे वो हमारी अपीयरेंस हो, चाहे वो हमारी मेडिकल हिस्ट्री हो, डिजीज़ हो, ये सब हेरिडिटी है। हेरिडिटरी चीज़ें इनको बोला जाता है। जैसे हम मटेरियल टर्म्स में जनरेशनल बोल देते हैं ना कि ये तो जनरेशनल ट्रॉमा हो गया, जनरेशनल वेल्थ हो गई, ये सारी चीज़ें। इसी तरीके से हेरिडिटरी भी होता है। बस जनरेशनल जो है वो मटेरियल चीज़ों में देखने को मिलता है, और हेरिडिटरी जो है ये देखने को मिलता है हमारी जीन्स के अंदर। ठीक है, इसमें देखने को मिलता है। अब देखो, the biological process that maintains or passes the characteristics and traits of parents to their offsprings is termed as heredity. heredity क्या है? is a biological process। ठीक है, ये एक प्रोसेस है जिसमें ट्रेड्स पास ऑन हो रहे हैं। जैसे कि क्या क्या हो सकता है पास ऑन? स्किन कलर पास ऑन हो सकता है, हेयर कलर, आईज का, हाइट, ये सारी चीज़ें जो पेरेंट्स ऑफस्प्रिंग में जाती हैं इन सबको हेरिडिटी में काउंट
किया जा सकता है। ठीक है, अब देखो ये किस किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ये रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर मेंटेनिंग द वेरिएशंस इन जनरेशंस एंड दस एवोल्यूशन ऑफ स्पीशी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। एक पेरेंट से दूसरे बच्चे में जब जाएगी जीन्स तो थोड़ा बहुत चेंज होगा, है ना, फिर इससे आगे जाएगी, फिर और थोड़ा बहुत चेंज होगा, और करते करते हमने पढ़ा था कि एक ऑल टुगेदर न्यू स्पीशी बन जाती है। इस स्पीशी का बनना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसी को हम कह देते हैं एवोल्यूशन। इससे क्या होता है, पुरानी स्पीशी की जो कमियां थी वो ठीक होती रहती हैं, नई स्पीशी अपने आप को नए मौसम, नए इन्वायरमेंट, नए लोगों के हिसाब से ढालती रहती है, और ये प्रोसेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ठीक है, ट्रेड्स क्या हैं? ट्रेड्स वो हरकतें हैं, वो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं जो हम अपने पेरेंट्स से विरासत में लेते हैं, है ना, हेरिडिटी, विरासत में जो हमें मिला है अपने माँ बाप से, उनको हम ट्रेड्स कह देते हैं जो हमने अपने पेरेंट्स से लिए हैं। ठीक है, अब हेरिडिटी और ट्रेड समझ आ गए होंगे, तो कुछ रूल्स ऑफ इनहेरिटेंस भी होते हैं। रूल्स ऑफ इनहेरिटेंस मतलब कि कैसे पता चलेगा कि कौन क्या देने वाला है, किस पेरेंट से क्या आएगा, किसकी बात मानी जाएगी, कौन सी जीन्स किस जीन्स के ऊपर भारी पड़ने वाली है, ये सारे कुछ रूल्स होते हैं। तो ये रूल्स देने वाला कौन है? ये रूल देने वाले हैं हमारे फादर ऑफ जेनेटिक्स ग्रेगोर जोहान मेंडल। शॉर्ट में इनको सिर्फ और सिर्फ मेंडल ही बोल देते हैं, क्वेश्चंस में भी ज़्यादातर मेंडल ही दिखेगा लिखा हुआ, पूरा नाम नहीं। बट ग्रेगोर जोहान मेंडल फादर ऑफ जेनेटिक्स है। क्यों है? क्योंकि इन्होंने एक्सपेरिमेंट करा था मटर के ऊपर, और वहाँ से इनको पता चला कि अच्छा किस तरीके से जो है फर्टिलाइजेशन होती है प्लांट्स के अंदर, और किस तरीके से रिप्रोडक्शन होती है, किस तरीके से जेनेटिक वेरिएशन देखने को मिलेंगी, ये सब इन्होंने देखा था। अब बात ये निकल के आती है कि इन्होंने मटर को ही क्यों चुना। मटर पनीर खाने का मन कर रहा था इनका, या फेवरेट मटर सब्जी है, क्या है ऐसा कि मटर प्लांट ही इन्होंने उठा लिया, वाई पी प्लांट। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, एनसीईआरटी आपसे पूछ लेती है कि मटर को ही क्यों चुना। तो इसके 4 रीज़न है। सबसे पहला तो क्या है कि इट इज़ ईजी टू ग्रो, बहुत आसानी से उगाया जा सकता है, बड़ी मेहनत नहीं चाहिए इसको उगाने में बहुत ज़्यादा कि इसकी केयर करो, इतना ही पानी, इतनी ही धूप, आसानी से इसको उगाया जा सकता है, स्पेशली लैबोरेटरी सेटअप में। क्योंकि अब मेंडल जो है वो है तो साइंटिस्ट, किसान तो है नहीं कि खेत में जाके मटर उगा के बैठ जाएगा कि अब आएंगे मज़े, अब बनेगा प्रॉफिट, है ना। तो लैबोरेटरी सेटअप में किस तरीके से उगाया जा सकता है कोई पौधा आसानी से, इसके बेसिस पे मटर चुना गया कि ये आसानी से लैब में मैं उगा पाऊंगा। दूसरा, स्मॉल इन साइज़ है। अब मान लेते हैं कि मेंडल भाई साहब एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं नीम के पेड़ पर, पीपल के पेड़ पे, या वो जो लंबे लंबे होते हैं पाइन ट्रीज, इनके ऊपर, तो उसकी लैब में कितनी जगह होती कि वो नीम के 10 पेड़ उगा के देख ले, या पीपल के 20 उगा ले, या पाइन ट्रीज उगा ले। पॉसिबल नहीं है फिजिकली। तो मटर छोटे छोटे होते हैं पौधे उनके, उनको कहीं भी उठा के इधर से उधर गमले रख दो, आसानी से मूव करा जा सकता है, मोबाइल होते हैं, स्मॉल इन साइज होते हैं। तीसरा पॉइंट क्या है? विजिबल कैरेक्टरिस्टिक ट्रेड्स, बहुत आसानी से दिख जाएगा कि जो मैंने क्रॉस कराया है, इसके बाद जो बच्चा बना है मटर का, ये कैसा बना है, क्या इसके सीड गोल हैं या इसके सीड रिंकल्ड हैं, क्या इसके फ्लावर्स वाइट हैं या इसके फ्लावर्स पर्पल हैं, क्या ये छोटी हाइट का है या ये बड़ी हाइट का है। ये सब देख के पहचान पाना मटर के दाने में बहुत ज़्यादा आसान है, इसीलिए भी मटर को चुन लिया कि आसानी से देख लेंगे, कुछ बहुत ज़्यादा माइक्रोस्कोप में लगा लगा के देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और लास्ट रीज़न जो है वो ये है कि सबसे पहले तो सेल्फ पॉलिनेटिंग होता है, मेहनत नहीं करनी पड़ेगी कि क्रॉस कराना पड़ेगा, मधुमक्खियाँ लाओ, तितलियाँ लाओ, विंड कैरियर, एयर कैरियर, इन सब की ज़रूरत नहीं है, अपने आप पॉलिनेट हो जाता है, और एक बार में कई सारे ऑफस्प्रिंग देता है। तो अगर एक मटर के पौधे से मान लो 10 ऑफस्प्रिंग निकले, तो मेरे पास अब 10 पौधे हैं देखने के लिए कि हुआ क्या है। अगर मेरे पास 5 होते तो कम दिख पाता, लेकिन अगर अब मेरे पास पूरे के पूरे 10 हैं, यानी कि मैं ज़्यादा अच्छे से उनको नोट कर पाऊंगी, देख पाऊंगी। ठीक है, तो ये 4 बेनिफिट्स हैं, 4 फ़ायदे हैं, जिनकी वजह से मेंडल भाई साहब ने सोचा कि चलो मटर के ऊपर ही कर लिया जाए एक्सपेरिमेंट। ठीक है, जीन्स क्या होती हैं? जीन्स आर प्रेजेंट एज पेयर फॉर अ स्पेसिफिक ट्रेट एंड दे आर टर्म्ड एज एलील्स। ये हुई एलील की डेफिनेशन। एलील जीन्स नहीं है। देखो, जीन्स आर प्रेजेंट एज अ पेयर ऑफ अ स्पेसिफिक ट्रेट,
एंड देन दे आर टर्म्ड एज एलील्स। जीन जो है एक पेयर होता है किसी एक ट्रेट का, जैसे टॉल है तो टॉल के लिए भी एक पेयर, ऐसे करके एक पेयर होगा ट्रेट्स का जिनमें मिला के जीन बनेगी, और ये जो पेयर है इसको एलील बोला जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद देखो इस पे डिपेंड करेगा, सबसे पहले तो इन एलील्स पे या इस जीन पे ही डिपेंड करेगा कि आगे जो ट्रेट होने वाला है वो डोमिनेंट रहेगा या रेसेसिव, डोमिनेंट रहेगा या रेसेसिव। डिपेंडिंग ऑन द जीन्स द एक्सप्रेशन ऑफ द ट्रेट्स कुड बी ईदर डोमिनेंट और रेसेसिव। जीन अगर डोमिनेंट है तो वो अपना दबदबा बनाएगी। ये है पुष्पा, इसका सिस्टम चल रहा है मान लो, ठीक है, इसकी बात सुनी जाएगी, इसके सामने जो भी आएगा उसको झुकना पड़ेगा, और ये जो है अपने फीचर्स आने वाली जनरेशन में अपने बच्चों में दिखाएगी। और अगर यही जीन रेसेसिव हुई तो इसको रहना पड़ेगा सिस्टम के नीचे, इसकी फिर कोई नहीं सुनने वाला, ये हमेशा दबेगी, ये ढंग से नहीं दिख पाएगी और इसकी बात क्रॉस में नहीं मानी जाएगी, ये रेसेसिव है, वीक हो गई। ठीक है, अब यहाँ दो डिफरेंस है देखो, एक होमोजाइगस हेट्रोजाइगस का। होमो का मतलब कल के लेक्चर में भी बताया था, जहाँ भी एक जैसी दो चीज़ें दिखाई दें वो होमो होता है, दो एक जैसे, है ना। आजकल तो रिलेशनशिप भी होने लग गए हैं होमोज के, तो होमो यानी कि एक ही सेक्स के दो लोग हो गए जैसे, या फिर यहाँ पर एक ही ट्रेट के दो, एक ही पेयर की दो जीन, जैसे कि यहाँ देखो होमोजाइगस में एक ट्रेट लिया है टॉल का, तो ये टी टी एक ही है ना। होमोजाइगस के एग्जाम्पल हम सिर्फ टॉल ले रहे हैं, या तो सिर्फ टॉल है लंबा, या तो सिर्फ शॉर्ट है यानी कि डॉर्फ, ये डॉर्फ है, डॉर्फ का मतलब होता है बौना या गिट्ठा। तो या तो हमने सिर्फ और सिर्फ टॉल उठाया, या तो हमने सिर्फ और सिर्फ डॉर्फ उठाया। हम ये नहीं कह रहे कि नहीं थोड़ा कुछ बीच का देख लो दोनों को मिला के, ये नहीं बोल रहे हैं। हम कह रहे हैं प्योर होमोजाइगस, दोनों एक जैसे, होमो का मतलब फिर से दोनों एक जैसे लेने पड़ेंगे तभी जाके होमोजाइगस बनता है। ठीक है, अब हेट्रोजाइगस इसका ठीक उल्टा ही है, अगर होमोजाइगस समझ आ गया तो वही कि देखो दोनों को मिला के देख लो, जैसे हेट्रोजाइगस होता है एक मेल या एक फीमेल, है ना। एक टॉल देखो बड़ा भी ले लिया, एक छोटा भी ले लिया, ठीक ठीक लगा के, ये हेट्रोजाइगस का एग्जाम्पल हो जाता है। होमोजाइगस में सेम एलील होते हैं। अब ये जो था ना टॉल में दो टी, ये दोनों एलील थे, और ये जो शॉर्ट में है दो टी, ये दोनों भी एलील हैं। तो होमोजाइगस में सेम एलील होते हैं, लेकिन हेट्रोजाइगस में दोनों एलील सेम नहीं है, दोनों अलग हैं, एक टॉल है तो एक ड्वार्फ का एलील है। ठीक है, इतना क्लियर है। अब होमोजाइगस हेट्रोजाइगस समझ आ गया, तो बस ये लास्ट समझ लो, इसके बाद फिर वही क्वेश्चन करेंगे जो कि पेपर में पूछने वाले हैं। उससे पहले बस ये समझना ज़रूरी है, वरना वो करना मुश्किल हो जाएगा। एक डिफरेंस बिटवीन है फिनोटाइप और जीनोटाइप, ये समझने की ज़रूरत इसीलिए नहीं है कि ये पेपर में पूछते हैं, ये इसीलिए है क्योंकि जो भी आपका 5 नंबर का क्वेश्चन इस चैप्टर से आने वाला है उसमें आपसे फिनोटाइप और जीनोटाइप रेशियो पूछा जाएगा। और बच्चे अक्सर रेशियो सही निकाल देते हैं, लेकिन उन्हें समझ ही नहीं आता कि फिनोटाइप कौन सा है जीनोटाइप कौन सा है, और वो उल्टा लिख के आ जाते हैं और पूरे के पूरे नंबर आपके कट जाएंगे। तो ऐसा ना हो तो आसान भाषा में समझ लो, रटने की ज़रूरत नहीं है। फिनोटाइप वो है जो दिखे, जो हमें दिख जाएगा कि ये तो दिख रहा है सीधा सीधा, ये लंबा है, ये छोटा है, ये जैसा भी है। जैसे मान लो एक एग्जांपल से समझाती हूँ, एक आपने ले ली जीन, ये मान लो ये हमारा ऑफस्प्रिंग है, ये बच्चा है, ठीक है, इसके पास एक एलील शॉर्ट वाला है ना, और इसके पास एक एलील टॉल वाला है। अब दोनों ही मिला के बन रहे हैं वैसे तो, लेकिन होगा क्या कि ये वाली जो है शॉर्ट वाला जो इसका एलील है ये इसको छोटा बनाएगा, और ये वाला जो है ये एलील इसको बड़ा बनाएगा। लेकिन डोमिनेंट कौन है, चलेगी किसकी, पुष्पा इस पेयर का ये वाला टी है, कैपिटल टी है, ठीक है, चलने वाली है इस टी की, यानी कि ये जो ऑफस्प्रिंग होगा ये इसको लंबा वाला टी जो है बड़ा बना देगा, छोटे वाले की कोई भी नहीं सुन रहा। ठीक है, अब इसका मतलब ये हुआ कि हमारा बच्चा अगर ये है एक बड़े टी और एक छोटे टी के साथ, तो देखने में चाहे जीन्स कैसी भी हो, देखने में तो ये बच्चा टॉल ही है,
यानी कि फिनोटाइप इसका टॉल है। जीनोटाइप में ये भी आएगा और ये भी आएगा, क्योंकि जीन्स की बात कर रहे हैं ना, जीन्स की बात कर रहे हैं तो दोनों एलील्स को देखा जाना ज़रूरी है। अगर जीन की बात करें, जीनोटाइप की बात करें, तो ये भी गिना जाएगा और ये भी गिना जाएगा। लेकिन फिनोटाइप में हमें जो दिख रहा है उसके बेसिस पे हम सीधा सीधा कह देंगे भैया बड़ा टी आ गया, यानी कि देखते साथ टॉल, कोई बात ही नहीं करनी इसके आगे। ठीक है, देखते साथ कहीं भी कोई बड़ा कैपिटल लेटर दिखेगा हम सीधा कह देंगे कि ये टॉल है। ये होता है जीनोटाइप और फिनोटाइप में डिफरेंस। ठीक है, अब अगर ये समझ आ गया तो अब उस टॉपिक पे आते हैं जो कि आपसे वो पूछेगा, यानी कि क्रॉस। दो क्रॉस हैं, बहुत आसान है, बहुत आसान है, बस थोड़ा सा एक बार दिमाग लगा के देख लो, देख भी लोगे तो समझ आ जाएगा, कोई बहुत हैवी यहाँ पे रॉकेट साइंस नहीं हो रही है। ठीक है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस सबसे पहले होता है। मोनोहाइब्रिड यहीं दिख रहा होगा। मोनोहाइब्रिड का क्या मतलब होता है? मोनोहाइब्रिड का मतलब होता है कि एक ही तरीके का, मोनो सिंगल, मोनो का मतलब क्या होता है, देखो कि यहाँ लिखा तो है सिंगल ट्रेट इन्वॉल्व, एक ही ट्रेट इन्वॉल्व होने वाला है, एक से ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होने वाले हैं। ठीक है, एक ही ट्रेट इन्वॉल्व होगा, तो देखो टॉल ही इन्वॉल्व हुआ है, चाहे कैपिटल टी टॉल हो चाहे स्मॉल टी डॉर्फ हो, पर एक ही ट्रेट यानी कि हाइट का इन्वॉल्व हुआ है। तो मान लेते हैं हमने पेरेंट उठाए, ये ठीक जैसे मैं बना रही हूँ ना, सेम ऐसे पेपर में लिख के आना है, बहुत आसानी से समझ आएगा। देखो सबसे पहले यहाँ लिख दिया हमने अपने पेरेंट्स के बारे में। ठीक है, ये पेरेंट्स लिखा है। अब पेरेंट हमारा एक हमने ले लिया कि टॉल है भाई, और एक पेरेंट लेकिन हमारा थोड़ा गिट्ठा रह गया, डॉर्फ है। ठीक है, पेरेंट क्या बनाता है, याद करो फर्स्ट स्लाइड से, पेरेंट बनाता है गैमीट। ठीक है, या फिर एग कह सकते हो। इसने अब ये क्या पैदा कर देगा, ये यहाँ डब्ल्यू ले आएगा, नहीं ला सकता, क्योंकि पेरेंट के पास ही जो चीज़ नहीं है वो बच्चे को कैसे देगा, स्मॉल टी दे देगा। ये भी नहीं दे सकता, इसके खुद के पास नहीं है, इसके पास तो सिर्फ ये ही है देने के लिए, ये यही दे सकता है, और इसके पास सिर्फ यही है देने के लिए, ये दे सकता है। ये हुआ क्रॉस। ठीक है जी, और ये जो आया यहाँ पे, अब कौन ही आएगा, इसने ये दिया है इसने ये दिया है, तो बच्चा तो यही बनेगा, कुछ नया तो बन नहीं जाएगा। ये जो बना, एक ऐसी लाइन मत बना देना, ये तो बहुत ही बुरी है, डॉटेड लाइन बना सकते हो तो बना दो, वरना वो भी नहीं बन रही तो यहाँ सीधा लिख दो। ये जो हमारे पास बनी है, ये बनी है F1 जनरेशन। ठीक है जी, ये F1 जनरेशन है, F1। अब F1 में भी क्रॉस होगा, मान लो F1 में भी क्रॉस तुमने करा दिया। F1 एक, अब दो पेरेंट्स तो चाहिए ही होते हैं ना, दोनों पेरेंट एक ही जैसे होंगे। ठीक है, अब इसमें क्रॉस करा दो। देखो इसमें क्रॉस कराओगे तो पहले, अब रुको थोड़ा सा रंग बिरंगा कर देते हैं तुम्हारे लिए। ठीक है, अब बड़े वाले टी को एक बार बड़े वाले टी से मिला दोगे तो ये आ गया, दोनों टी बड़े, अच्छा नहीं बना, रुको, हाँ दोनों टी देखो बड़े आ गए। ठीक है, अब ये वाले बड़े टी को इसके छोटे वाले से भी तो मिलाओगे, ये बड़ा टी आ गया, छोटा आ गया। अब इस छोटे वाले को इनसे मिलाने की बारी है, छोटा वाला बड़े वाले से मिला दो, तो एक बड़ा टी एक छोटा, और अब लास्ट में दोनों छोटों को मिला दो, तो ये बन गया। अब ये जो चार भिन्न भिन्न प्रकार के बच्चे देखने को हमें मिले हैं, ये हमारी F2 जनरेशन है। ठीक है, ये कौन सी जनरेशन है, F2 जनरेशन है। F1 के अंदर बस एक ही बच्चा दिखाई दिया था, ये हो तो कितने भी सकते हैं, लेकिन सारे के सारे ऐसे ही होंगे, सारे के सारे। ठीक है, और F2 में बात बदल गई, F2 में तो काफ़ी अलग अलग तरीके के देखने को मिले हैं, है ना। F2 में पूरा टॉल भी है, F2 में पूरा छोटा भी है, F2 में दो मिक्स ब्रीड भी निकल के आ चुके हैं, F2 में बहुत अलग है। तो अब जीनोटाइप और फिनोटाइप की बात करो। F1 के अंदर जीनोटाइप देखो, सबसे पहले चलो फिनोटाइप देख लो। F1 में सारे ही लंबे होंगे, क्यों होंगे सारे लंबे F1 में, क्योंकि एक कैपिटल टी आ गया मैडम, ये देखते साथ तो बात पक्की हो जाती है कि दिखने में तो सब लंबे ही होंगे, जीन्स चाहे कैसी भी हो। ठीक है, दिखने में सारे लंबे होंगे। और जीनोटाइप तो देखो F1 का जीनोटाइप क्या आ गया, सारे के सारे टॉल हैं।
और F1 का फिनोटाइप क्या आ गया, ओ सॉरी नहीं फिनोटाइप ही आया है, F1 का फिनोटाइप आ गया कि सारे टॉल हैं, और F1 का जीनोटाइप क्या आ गया कि ये है, ये जीनोटाइप है। ठीक है, F2 में आ जाओ अब। F2 का फिनोटाइप दिखने में क्या है, F2 में देखने में, देखो देखने में तो 3 टॉल हैं, क्योंकि इसके पास भी कैपिटल टी है, इसके पास भी कैपिटल टी है, इसके पास भी कैपिटल टी है, तो 3 टॉल हैं। ठीक है, 3 टॉल है, और छोटा वाला कितना है, छोटा कितना छोटा है, एक ही तो है जो छोटा है, तो 3:1 के रेशियो पे। और जीनोटाइप क्या है, जीनोटाइप की बात करेंगे तो एक है जो कि प्योर टॉल है, ये वाला पूरा पूरा टॉल है प्योर। ठीक है, एक है जो प्योर डॉर्फ है, एक है ना, बीच में कौन है, दो जो मिक्स ब्रीड है। समझ आया किस तरीके से रेशियो निकला है? हम्म, ये वाला रेशियो, ये वाला जो निकला है, ये इस तरीके से निकला है। ठीक है, ये वाला रेशियो F1 का है, और ये वाला रेशियो F2 का है। कैसे निकले हैं समझ में आया? ठीक है, चलो अब अगर मोनो हाइब्रिड समझ आ गया, मोनो हाइब्रिड आसान है, ज़्यादा नंबर का मोनो हाइब्रिड पूछेगा भी नहीं, ज़्यादा नंबर का डाई हाइब्रिड पूछेगा आपसे, ये आता है, ज़्यादा मार्कर क्वेश्चन है ये। ठीक है, इसको ज़रा थोड़ा सा देखो, डाई हाइब्रिड में क्या है, डाई हाइब्रिड यही लिखा है ऊपर बड़ा बड़ा प्यारा प्यारा, 2 जीन्स इन्वॉल्व होने वाली हैं। ठीक है, देखो इस तरीके से 2 इन्वॉल्व होंगी। ठीक है, अब डाई हाइब्रिड में देखते हैं, चलो मान लेते हैं सबसे पहले हम डाई हाइब्रिड ले किस बारे में, हम मान लेते हैं कि मैंने प्लांट को क्रॉस कराया, इसी तरीके से पेपर में क्वेश्चन देगा कि मैंने एक प्लांट को क्रॉस कराया जिसके एक के सीड येलो थे और एक के ग्रीन थे, जिसके येलो थे मैं उसे मान रही हूँ ये येलो, जिसके ग्रीन थे मैं उसको मान रही हूँ ये। ठीक है, सीड याद रखना, सीड की बात हो रही है, सीड। ठीक है, जिसके येलो थे वो ये है, जिसके ग्रीन थे वो ये है, और एक के सीड राउंड भी थे, गोल गोल मटर के दाने थे, लेकिन एक के सीड रिंकल्ड थे, गोल नहीं थे, ऐसे ऐसे से थे अजीब से मटर के दाने। ठीक है, एस्थेटिक नहीं थे। ठीक है, तो सीड 2 तरीके के हो सकते हैं, ये मैंने कहा कि मेरे पास एक सीड जो है वो राउंड और येलो है, क्या है, राउंड और येलो, और मैंने कहा दूसरा मेरा रिंकल्ड ग्रीन है, इनकी मेरे को क्रॉस करानी है। ठीक है, तो अब याद रखना 2 हमारे पास सीड हैं, एक है राउंड येलो, एक है रिंकल्ड और ग्रीन। ठीक है, क्रॉस करा के देखते हैं, आ जाओ। मान लिया ये वाई वाई आर आर है, ये तो पेरेंट है, ये वाई वाई आर आर ये पेरेंट है। ठीक है, ये पेरेंट हो गए। अब इसके बाद ये क्या दे देगा, फिर वही बात, जो इसके पास है ये वही तो देगा, इसके पास तो यही है, जो इसके पास है ये भी वही देगा, इसके पास ये है, ये जो बन गए हमारे, इनको हम कह देंगे, क्या कह देंगे, गैमीट कह देंगे, ये गैमीट है, ये गैमीट है। अब इनका क्रॉस ओवर होगा, क्रॉस ओवर होगा तो F1 जनरेशन निकल के आएगी। F1 जनरेशन क्या है, ये एक Y बड़ा भी है छोटा भी है, R बड़ा भी है छोटा भी है, चारों ही मिल गए, ये तो कुछ ज़्यादा ही मिक्स ब्रीड बच्चा निकल के आ गया, ये तो समझ ही नहीं आया क्या है ना, सब कुछ मिक्स हो के एक ऐसा सा बच्चा निकल के आ गया YYRR वाला। अब होता क्या है देखो, इसके बाद जो काम है ना वही बच्चों को समझ नहीं आ रहा, और वही सबसे ज़्यादा आसान भी है, इसको समझो अब ज़रा इधर, इसको मैं थोड़ी देर के लिए मिटा रही हूँ पेरेंट गैमीट को। ठीक है, क्योंकि यहाँ हमें थोड़ी जगह ज़्यादा चाहिए डब्बे बनाने के लिए। देखो अब होता ये है कि देखो दिख रहा है ना, एक वाई बड़ा है, एक वाई छोटा है, एक आर बड़ा है, एक आर छोटा है। अब अपना एक बिंगो बॉक्स बना लो, 5-5 डब्बों का, इस तरीके से बना लिया मान लो।
ठीक है, 1 2 3 4 5 इस तरीके से बन गया। ठीक है, अब चाहिए तो हमें चार चार ही, लेकिन एक ऊपर हम लगा रहे हैं ताकि हम लिख पाएँ। कुछ नहीं करना, देखो एक बड़ा वाई लिख दिया, एक छोटा वाई लिख दिया। ठीक है, इसके साथ एक बार बड़ा आर लगा दो, एक बार छोटा आर लगा दो। अभी सारे बड़े बड़े छोटे छोटे एक साथ है, अब थोड़ा अलग कर दो, बड़े के साथ एक बार छोटा आर लगा दो, एक बार छोटे वाई के साथ बड़ा आर लगा दो। यहाँ तक समझ आया? एक बार दोनों बड़े एक साथ, एक बार दोनों छोटे एक साथ, है ना, एक बार दोनों बड़े, एक बार दोनों छोटे, एक बार एक बड़े के साथ दूसरा छोटा, दूसरे बड़े के साथ पहला छोटा। इतना अगर समझ में आया है तो आगे कोई दिमाग नहीं लगाना, बिल्कुल जो है बिल्कुल प्लास्टिक कवर चढ़ा के रखो दिमाग पे, और सेम यहाँ कॉपी पेस्ट कर दो। लास्ट में बड़ा वाई बड़ा आर है, इधर भी लास्ट में बड़ा वाई बड़ा बड़ा आर। यहाँ पे सेकंड नंबर पे कौन है? छोटा वाई छोटा आर है, यहाँ भी सेकंड नंबर पे छोटा वाई छोटा आर। थर्ड पे कौन है? बड़ा वाई छोटा आर, उतार दो सेम कॉपी पेस्ट। यहाँ कौन है? छोटा वाई बड़ा आर, उतार दो सेम कॉपी पेस्ट। इतना समझ आया क्या हुआ है? इजी है यहाँ तक। अब क्या करना है, अब इनको सबको देख देख के लिखते रहो क्या क्या आया है ना, सेम टू सेम देख के लिखो। इस वाले डब्बे में कौन आएंगे? ये वाले डब्बे की बात कर रहे हैं अभी हम, ये वाले। इसमें दोनों वाई छोटे आएंगे दिख रहा है, और दोनों आर बड़े आएंगे, क्योंकि इस डब्बे से कौन जुड़ा हुआ है? इस डब्बे को अगर ध्यान से देखोगे, इस डब्बे से कौन जुड़ा हुआ है? इस डब्बे से एक ये जुड़ा हुआ है, और इस डब्बे से एक ये जुड़ा हुआ है। तो इन दोनों में ही छोटे वाई थे, हमने यहाँ डाल दिए। इन दोनों में ही बड़े आर थे, हमने वो भी यहाँ डाल दिए। इस तरीके से लिखा जाता है। अभी मैं बस एक एक एग्जाम्पल लेके तुम्हें समझा रही हूँ, फिर ये ढंग से साफ से बनाएंगे। ठीक है, अब देखो अगला देखो। अब मान लेते हैं ये वाला उठा लिया, ये वाला डब्बा। इसमें देखो यहाँ पे कौन सा वाई देखने को मिल रहा है? बड़ा वाला। यहाँ पे कौन सा वाई देखने को मिल रहा है? छोटा वाला। यहाँ कौन से आ रहे हैं? दोनों तरफ दोनों ही तरफ छोटे आ रहे हैं। ठीक है, इजी। अब देखो मान लो जैसे ये वाला डब्बा उठा लिया, इसमें देखो इधर बड़ा वाई है, इधर भी आगे जाओगे तो बड़ा वाई है, दोनों वाई बड़े हुए। ठीक है, और एक बड़ा एक छोटा, बस ऐसे ही करके उतारना है, इससे ज़्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है। अब एक बार मैं तुमको ज़रा साफ से एक तरफ बड़ा बड़ा बना के दिखाती हूँ, ताकि तुमको ढंग से समझ में आए। ठीक है, अब तक देखो, एक बार देखते हुए चलते हैं कि हमने करा क्या है। हमने लिया कि ये हमारे पेरेंट्स थे, वाई वाई आर आर, वाई वाई आर आर। हमारे गेमीट आए वाई आर, इधर से आए वाई आर, क्रॉस कराया वाई वाई आर आर, ये हमारा ऑफस्प्रिंग आया। इसकी फिर हमने यहाँ पे ये बड़ी सी सुंदर सी प्यारी सी टेबल बनाई। ठीक है, जितनी बड़ी हो सकती है बना लो, पेपर में भी बड़ी सी बनाना, ताकि साफ साफ टीचर को दिखे कि हाँ आता तो है। ठीक है, अब देखो, अब इसमें क्या करोगे? वही एक बार बड़ा, दोनों बड़े ले लिए तो दोनों तरफ दोनों बड़े लिख लो। एक तरफ दोनों छोटे ले लिए तो दोनों छोटे लिख लो। एक बार बड़े वाई के साथ छोटा आर ले लिया दोनों तरफ, एक बार छोटे वाई के साथ बड़ा आर ले लिया, वो भी दोनों तरफ। अब देखो शुरू करो। यहाँ पे क्या आना चाहिए? डब्बे दोनों तरफ देखो, छोटे वाई हैं बड़े आर हैं। इधर देखो, एक बड़ा वाई एक छोटा वाई, एक बड़ा आर एक छोटा आर। इधर आ जाओ, दोनों छोटे वाई, एक बड़ा आर एक छोटा। इधर बड़ा वाई छोटा वाई और दो आर दोनों बड़े। इधर आ जाओ, दो बड़े वाई एक बड़ा आर एक छोटा। ऊपर एक बड़ा वाई एक छोटा वाई, दोनों आर छोटे। इधर दोनों बड़े वाई दोनों छोटे आर। इधर आ जाओ, एक बड़ा वाई एक छोटा, एक बड़ा आर एक छोटा। अब इधर आ जाओ, दोनों वाई छोटे, एक आर बड़ा एक आर छोटा। इधर आ जाओ, एक बड़ा वाई छोटा वाई, दोनों छोटे आर। इधर आ जाओ, दोनों वाई छोटे दोनों आर बड़े, और यहाँ पे बड़ा वाई छोटा वाई बड़ा आर छोटा आर। लास्ट कॉलम में बड़ा वाई छोटा वाई दोनों आर बड़े हैं,
दोनों y बड़े हैं, एक r बड़ा है, एक r छोटा है। यहाँ पे एक y बड़ा है, एक छोटा है, एक r बड़ा है, एक छोटा है। और लास्ट में दोनों y बड़े, दोनों r बड़े आ गए हैं। ऐसी कुछ टेबल बनेगी। राइटिंग तुम्हारी थोड़ी सुंदर होनी चाहिए, पेन पेपर पे लिखोगे, ठीक है। इस तरीके से कुछ बनेगा। अब देखो, अब इनका रेशियो निकालने की कोशिश करते हैं कि देखने में कौन कैसा बनेगा, क्या कैसा आएगा, ठीक है। F1 में तो दिख रहा होगा, F1 में तो F1, अच्छा F1 का अगर फिनोटाइप देखोगे तो राउंड और रिंकल्ड ही आएगा, क्योंकि बड़ा Y होने से येलो हो जाएगा, सॉरी, और R से राउंड हो जाएगा। तो इसका जीनोटाइप चाहे जैसा भी हो, फिनोटाइप तो येलो और राउंड ही रहने वाला है ना। F2 पे आ जाओ। F2 ये है, ये F2 का टेबल है, ये जो बनाया है अभी हमने, इसमें आ जाओ। अब इसमें जीनोटाइप अगर देखोगे तो वो तो बड़ा फैला हुआ सा आएगा, क्योंकि इतने सारे हैं हमारे पास। देखो 12 है टोटल, है ना। इधर नहीं 16 है, क्योंकि इधर 4 है, इधर 4 है, तो 4 4 16 हो गए। फिनोटाइप देखते हैं। फिनोटाइप यानी कि कौन कैसा दिखने वाला है, इसको पहले तो तुम याद कर सकते हो। सीधी सीधी बात है कि फिनोटाइप हमेशा 9:3:3:1 आएगा। क्या कह दिया ये मैंने, क्या आ गया अचानक से, है ना। हेवी ड्राइवर कैसे हो गए हम, ऐसे हो गए कि सबसे पहले देखो क्या हो सकता था। सीड हो सकता था। क्या 4 पॉसिबिलिटी हैं, एक येलो है ना, एक ग्रीन है, एक राउंड है, और एक रिंकल्ड है। तो हो सकता था सीड येलो हो जाए और राउंड हो जाए, यानी कि बड़ा वाई और बड़ा आर। बड़ा वाई और बड़ा आर कहाँ पे दिख रहे हैं, इधर दिख रहे हैं। देखो जहाँ दिख रहे हैं मैं वहाँ टिक लगा दूंगी। इधर बड़ा वाई और बड़ा आर है, इधर नहीं है, इधर नहीं है, इधर नहीं है, इधर नहीं है, इधर है बड़ा वाई और बड़ा आर, दिख रहा है। और कहाँ है, इधर है बड़ा वाई बड़ा आर, ठीक है। और कहाँ है, इधर है बड़ा वाई बड़ा आर, इधर है, इधर है। और कहाँ है बड़ा वाई और बड़ा आर, ध्यान से देखो, इधर है। कितने हो गए ये, 1 2 3 4 5 6 7। अच्छा अभी और मिलने बाकी हैं, इधर भी है और इधर है। देखो हो गए। कितने हुए हैं टोटल, इनको गिनो अब जहाँ जहाँ टिक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 आ गए। 9 वो हैं जो येलो और राउंड हैं दिखने में, दिखने में याद रखना, ठीक है। येलो और राउंड है दिखने में। अगले कौन है, अगले वो हैं जो येलो हैं लेकिन रिंकल्ड है। येलो रिंकल्ड कहाँ है, इधर देख लो, यहाँ साइड में ये येलो है और ये रिंकल्ड है, ठीक है। यानी कि बड़ा वाई दिखना चाहिए और छोटा आर। ढूंढते हैं बड़ा वाई और छोटा आर, येलो से ढूंढ लेते हैं, चलो। बड़ा वाई और छोटा आर, ये रहा बड़ा वाई और छोटा आर, ये रहा बड़ा वाई और छोटा आर, ये रहा बड़ा वाई और छोटा आर। मिल गए 3 जो येलो हैं लेकिन रिंकल्ड है, राउंड नहीं है। अब तीसरा ढूंढ लो। तीसरा कौन हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा ग्रीन और राउंड, ठीक है। यानी कि छोटा वाई और बड़ा आर। एक तो ये रहा छोटा वाई बड़ा आर, ठीक है। जो छूट गए उन्हीं में ढूंढना है। ये रहा छोटा वाई बड़ा आर, और एक और तुम्हें मिलना चाहिए छोटा वाई और बड़े आर में। ढूंढो कहाँ है, देखो देखो, ये रहा छोटा वाई बड़ा आर, ये आए छोटा वाई बड़ा आर। यानी कि ये रिंकल्ड हैं लेकिन ये ग्रीन है, लेकिन ये राउंड है। और लास्ट तो वो हुआ जो बिल्कुल ही अलग है, यानी कि जो सबसे छोटे हैं सारे ही सारे के उसमें, ये वाला। चारों ही छोटे हैं इसमें, ये अपनी तरीके का सिर्फ एक है। ये ग्रीन भी है और ये रिंकल्ड भी है। तो फिनोटाइप देखने में जब भी रेशियो निकलेगा, जो भी निकलेगा, ठीक है, फिनोटाइप रेशियो F2 का हमेशा 9:3:3:1 निकलता है, ठीक है। यही निकल सकता है, इसके अलावा और कुछ नहीं निकल सकता है, ठीक है। इतना क्लियर है। चलो डाईहाइब्रिड क्रॉस समझ आया। तो अब इसके बाद देखो एक्सप्रेशन ऑफ ट्रेड्स, कैसे ये ट्रेड्स हमारे अंदर दिखते हैं जो कहते हैं कि बच्चे की हाइट बढ़ी है।
तो बच्चे की हाइट कैसे बढ़ी है? बच्चे की हाइट ऐसे बढ़ी है कि सबसे पहले तो हर डीएनए जो होता है उनके अंदर जीन होती है। जीन डिसाइड करती है, कहते हैं ना हमारी जीन्स ऐसी है, हमारी फैमिली में सब लंबे हैं या मोटे हैं, जो भी है जेनेटिक है, ठीक है। तो जीन्स हमें बताती है कि कैसे ट्रेट्स पास ऑन होंगे। जीन्स ही सबको मॉनिटर करती है, सबको ऑर्डर देती है कि देखो ऐसे करना है। हम्म तो जीन्स मॉनिटर करती है। जीन सबसे पहले क्या करेगी? जीन एक एंजाइम बनाने का ऑर्डर देती है कि भैया एंजाइम बनाओ जिससे ये बच्चा लंबा हो, ठीक है। अब एंजाइम बनेगा, एंजाइम क्या बनाएगा? जाके एंजाइम हार्मोन बनाएगा। कौन सा वाला हार्मोन? जिससे बच्चा लंबा हो। और ये हार्मोन जो है ये आगे जाके उस बच्चे की हाइट को बढ़ाएगा, ठीक है। अब अगर जीन्स ही खराब है तो एंजाइम भी ढंग से नहीं बना पाएगी, एंजाइम ढंग से नहीं बना तो हार्मोन भी नहीं बनेगा, और ये नहीं बना तो बच्चा बेचारा रह जाएगा बौना। ठीक है। तो इस तरीके से काम करती है जीन्स। अब इसमें गलती किसकी है? जीन्स की है कि जीन्स में वो वाले ट्रेट आ ही नहीं पाए, है ना। जीन के अंदर ही अगर खुद के अंदर नहीं है लंबा करने वाला ट्रेट तो वो एंजाइम नहीं बना पाएगी, और वो एंजाइम नहीं बना पाएगी तो हार्मोन नहीं बनेगा, हार्मोन नहीं बनेगा तो बच्चा लंबा कैसे होगा, ठीक है। तो इस तरीके से जीन्स डिसाइड करती है कि क्या आगे जाके ट्रेट होने वाला है। और ये है इसका लास्ट टॉपिक चैप्टर का। देखो डाई हाइब्रिड क्रॉस जो था जिसका रेशियो भी तुम्हें मैंने बताया अभी 9:3:1 रटने को, उसके बाद जो है इम्पोर्टेंट टॉपिक दूसरे नंबर पे यही है, सेक्स डिटर्मिनेशन। इसी के बारे में क्वेश्चन आपसे पूछते हैं पेपर में, ठीक है। तो क्या क्वेश्चन पूछेगा वो सेक्स डिटर्मिनेशन के ऊपर कि हमारे देश में या बाहर के देशों में भी, खास तौर पे हमारे देश में शुरू से मतलब क्या होता है कि औरतों को बोला जाता है कि ये लड़का नहीं पैदा कर सकती, या ये तो लड़कियां ही पैदा करे जा रही है। या कई बार जब ऐसा होता था कि औरत लड़की ही पैदा कर रही है, वो लड़का पैदा नहीं कर रही है, तो नई शादी करा देते थे लड़के की कि जो नई बहू आएगी क्या पता वो लड़का पैदा कर सके, है ना। लड़की को डांटा जाता था, उसको उसके घर वापस भेज देते थे शादी के बाद कि तेरे अंदर कोई बीमारी है, तुमने हमसे बात छुपाई और तुमने झूठ बोला कि तुम एकदम ठीक हो, जबकि तुमसे तो लड़का पैदा हो ही नहीं रहा। तो ऐसा कई सालों तक हमारे देश में होता था। फिर मेंडल भाई साहब की बदौलत आगे जाके जो है जेनेटिक स्टडीज़ हुई, काफ़ी कुछ हुआ, और तब जाके इसके ऊपर से लोगों का जो है लोगों को समझ में आया कि ये बात क्या है। देखो सबसे पहले तो सारे ऑर्गेनिज्म की बात कर लो। सेक्स डिटर्मिनेशन यानी कि बच्चा जो होगा वो लड़की होगी या लड़का होगा, सब में अलग अलग तरीके से देखा जाता है। कई जानवरों में ये प्रोसेस टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है, जैसे कि कई सारे रेप्टाइल्स जो कि पानी में भी तैरते हैं, मगरमच्छ हो गए, ज़मीन पे भी रहते हैं, जितने भी फ्रॉग्स हो गए, सारी चीज़ें, लिजर्ड्स, इन सब में टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। क्योंकि ये अपने अंडे जो हैं यूजुअली पानी में देते हैं, पानी में होते हैं इनके एग्स। तो कितना टेम्परेचर है आसपास का उस पर डिपेंड करता है कि इनके ऑफस्प्रिंग का सेक्स क्या होगा, वो लड़का होगा या लड़की होगा। अलग टेम्परेचर का मतलब लड़का या लड़की हो जाना होता है रेप्टाइल्स में, ठीक है। अब कई बार जो होते हैं एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंस आसपास के, जैसे कि स्नेल्स में होता है। स्नेल्स में एनवायरमेंटल फैक्टर के, बारिश हो रही है, घमस हो रही है, गर्मी हो रही है, इस सब पे भी डिपेंड करता है कि जो स्नेल होगा वो मेल होगा या वो फीमेल होगी। लेकिन क्योंकि हम स्नेल नहीं हैं, क्योंकि हम मछलियाँ नहीं हैं, तो इसीलिए हमारे अंदर सेक्स डिटर्मिनेशन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ज़रिए जीन्स के थ्रू होता है कि फ़ीमेल होगा बच्चा या मेल होगा, ठीक है। जेनेटिक्स गवर्न करते हैं कि क्या होने वाला है। अब देखो हमारे पास 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। ह्यूमंस हैव 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स। कितने हैं हमारे पास टोटल? 23 हैं। इनमें से 22 जो हैं ये डिसाइड करेंगे कि हमारी हाइट कैसी है, हमारा वेट कैसा होगा, हमारा स्किन कलर, हमारा आई कलर, हमारा हेयर कलर, हमारी बीमारियाँ, ये सारी चीज़ें जो हैं ये 22 डिसाइड करने वाले हैं। 23वां जो बच गया वो अकेला एक लौता क्या डिसाइड करेगा कि हम लड़की होंगे या हम लड़का होंगे, गर्ल और बॉय। ये 23वां जो है ये अकेला डिसाइड करता है कि क्या होने वाला है,
ठीक है। द 23rd पेयर नोन एज सेक्स क्रोमोसोम डिटरमाइंस द सेक्स ऑफ द इंडिविजुअल। इसका नाम ही सेक्स क्रोमोसोम रख दिया क्योंकि इसी से पता चलता है कि सेक्स क्या होने वाला है, लड़के का या लड़की का। ठीक है। अब देखो, अब आई मुद्दे की बात जिस पे इतनी लंबी कहानी तुम्हें मैंने सुना दी कि पहले के ज़माने में क्या होता था। अब ये है मेल। अब हमारे जो मेल हैं इनके पास एक क्रोमोसोम होता है एक्स और एक होता है वाई। और ये है हमारी फीमेल। फीमेल के पास एक क्रोमोसोम होता है जिसके अंदर एक होता है एक्स और दूसरा भी होता है एक्स। अब अगर एक्स आ गया बच्चे में तो बच्चा लड़की हो जाएगी। क्या हो जाएगी? लड़की। और अगर वाई आ गया तो बच्चा कौन बन जाएगा? बॉय। ठीक है, लड़का बन जाएगा बच्चा, बॉय बन जाएगा। अब इस चीज को देखो कि अब देखो वाई किसके पास है? लड़की के पास है क्या? नहीं, वाई तो इन भाई साहब के पास है। तो अगर भाई साहब ने वाई दिया ही नहीं तो लड़का पैदा होगा कैसे? अब अगर लड़का पैदा नहीं हुआ तो ये वाली बहन जी को परेशान क्यों करा जा रहा है? गलती तो इन भाई साहब की है, इन्होंने अपने वाई को छुपा के रख लिया जैसे बड़ी कीमती चीज़ थी, इन्होंने नहीं दिया। लेकिन ब्लेम किसको हो रहा है? लड़की को। अब ऐसा नहीं है कि लड़कों की गलती है, वो चाह नहीं रहे कि नहीं हम तो अपना वाई बचा के रखेंगे, छुपा के रखेंगे, हम नहीं दे रहे। उनकी भी मर्जी नहीं है, मर्जियाँ किसी की भी नहीं है। लेकिन अगर किसी को ब्लेम करना ही है कि तेरे शरीर के अंदर दिक्कत है या तू नहीं कर पा रहा या पा रही, तो वो लड़की तो बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए क्योंकि लड़की के पास तो है ही नहीं। जिसके पास है ही नहीं वो देगा कहाँ से? इसके पास है, ये फिर भी नहीं दे रहा। तो जो गलती होती है या जिसके पास वाई क्रोमोसोम है वो बच्चे के मेल या फीमेल होने के डिसाइडिंग फैक्टर खुद बनते हैं, वो होते हैं मेल्स। मेल डिसाइड करता है कि बच्चा लड़का होगा या लड़की, ना कि फीमेल करती है। ठीक है। कैसे करता है मेल या फीमेल डिसाइड कि लड़का होगा या लड़की होगी? चैप्टर का लास्ट क्रॉस। ठीक है, चैप्टर का लास्ट क्रॉस देखो। अब यहाँ पे हमने अभी पढ़ा कि मदर के पास, मदर मान लेते हैं ये है, फादर मान लेते हैं ये है। हमने पढ़ा मदर के पास तो यही है, फादर के पास एक वाई भी है, ये थोड़ा कुछ अलग कर रहा है दुनिया में, गेमीट आएगा, ये तो एक्स ही देगी ना। अब देखो, रुको रुको रुको, इसको थोड़ा सा इधर समझते हैं, रुक जाओ। दोनों केसेस पढ़ेंगे हम। ठीक है, दोनों पढ़ते हैं। देखो इधर मान लेते हैं, यहाँ ये फादर है, ये मदर है, ये फादर है, ये मदर है। फादर के पास एक्स वाई दोनों में रहने वाला है, मदर के पास एक्स एक्स दोनों में रहने वाला है। अब कहीं और कुछ तो ला नहीं सकते, यही ऑप्शन है। मदर तो दोनों बार ही एक्स देगी क्योंकि इसके पास है ही एक्स, और कुछ है ही नहीं, क्या दे देगी? फादर जो हैं इनकी मर्जी है, ये एक्स दे या ये वाई दे, ये इनकी मर्जी है। ठीक है। अब मान लो अगर फादर ने एक्स दे दिया तो बच्चे में एक्स आ गया और बच्चा क्या बन गया? एक भी वाई ना होने का मतलब क्या होता है? गर्ल, लड़की। लेकिन अगर फादर ने वाई दे दिया तो बच्चे में एक्स भी है वाई भी है, और वाई देखते साथ मतलब क्या है? लड़का। तो किसने डिसाइड करा कि लड़का होने वाला है? फादर ने करा ना, मदर ने तो नहीं करा, मदर के पास तो एक्स ही था। तो इस तरीके से कौन कंट्रोल करता है कि बच्चा होगा लड़का या बच्चा होगा लड़की? सिर्फ और सिर्फ वाई क्रोमोसोम, यानी कि फादर डिसाइड करता है कि लड़का होगा या लड़की होगी। ठीक है। तो आज के चैप्टर में इतना ही था, इजी चैप्टर है। मैं सीक्वेंस वाइज क्वेश्चन बता भी देती हूँ कि कौन से ज़रूरी हैं। सबसे पहले नंबर पे ज़रूरी है डाई हाइब्रिड क्रॉस। ठीक है। दूसरे नंबर पे जो ज़रूरी है वो है सेक्स डिटर्मिनेशन, और तीसरे नंबर पे ज़रूरी है वाई पी प्लांट। मटर को ही इतनी प्रेफरेंस क्यों दी गई? ठीक है। इन तीनों को सीक्वेंस वाइज करके जाना, अच्छे से करके जाना। इजी चैप्टर है, समझ आ गया होगा। इसी को 2 बार रिवाइज कर लोगे पेपर में जाने से पहले तो बहुत आराम से अटेम्प्ट कर पाओगे। आई होप यू लाइक द लेक्चर। अगर पसंद आया होगा तो लाइक का बटन दबाना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। ये कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी फीडबैक या सजेशन हो तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू पुट इट इन द कमेंट सेक्शन। I'll reply to them, and subscribe the channel if you like the content. And I wish you best of luck for your exams.